कन्वर्ट हो जाए। और कैंडिडेट्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होती है डायनामिक की, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम और दूसरा ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम जैसे मैंने अभी पहले भी कहा है कि आपका अगर एक प्रॉब्लम रिपीटेडली डिवाइड एंड कॉन्कर सिनेरियो में अगर आपका रिपीटेडली कॉल हो रहा है उस प्रॉपर्टी को हम सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग कहेंगे। और आपने देखा होगा कि डिवाइड एंड कॉन्कर आपने जो मर्ज सॉर्ट की थी तो उसमें सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग नहीं थी, हर प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो रहा था। तो हर प्रॉब्लम का अपना रोल है, पॉसिबल ऑप्शंस नहीं है कि जी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतनी ऑप्शन है उनमें से कोई एक बेस्ट है। तो सारी की सारी इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम होती हैं, सब ने सॉल्व होके कलेक्टिवली एक रिजल्ट आपको परफॉर्म करके देना होता है। लेकिन इधर आप देखेंगे, इधर आपके पास जो सब प्रॉब्लम है वो डिपेंडेंट होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी कहा आप जब सब प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हो तो वो जो सब प्रॉब्लम डिकम्पोज होता है सब प्रॉब्लम में, तो एक सब प्रॉब्लम का रिजल्ट नीचे से जो मैच्योर हो रहा होता है उनमें से वो बेस्ट ऑप्शन को उठा के ऊपर लेके आ रहा होता है। तो इट मीन आपका जो सब प्रॉब्लम है वो ऑप्टिमल आंसर सब प्रॉब्लम को दे रहा होता है और वो सब प्रॉब्लम अपने मेन प्रॉब्लम को ऑप्टिमल रिजल्ट दे रही होती है। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर कहते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज अगर आपको नजर आए कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग और ऑप्टिमल स्ट्रक्चर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का कैंडिडेट होगा। अभी जो हम ब्रूट फोर्स और डिवाइड एंड कॉन्कर से कर रहे थे, सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग मैंने कलर स्कीम से आपको दिखाई। और ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि वो ट्री के अंदर क्या था, पहले k = 1 की ऑप्शन को कर रहे हैं, फिर k = 2, k = 3, तो मल्टीपल ऑप्शन हैं, तो उनमें से आप बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। जैसे मैंने कहा कि आपका ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए वर्क कर रहा होता है। और प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी जहां भी डायनामिक प्रोग्रामिंग का आप कह सकते हैं वो बेस कर रही होती है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी वही है जो कि हम ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर में कह रहे थे। और प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी ये कहती है कि आपका अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है सब प्रॉब्लम से, वो नीचे ऑप्टिमल आंसर्स को लेके आए, ऑप्टिमल आंसर्स को यूज करते हुए अपने सब प्रॉब्लम को सॉल्व करें और वो इस तरह से ऑप्टिमली ऊपर तक टॉप तक जाएं ऑप्टिमल वे में अपना आंसर मेन प्रॉब्लम तक आपका ऑप्टिमल आंसर प्रोड्यूस कर देते। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी वही है जो ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं। अब आ जाते हैं, क्योंकि ये सिनेरियो जो है डिवाइड एंड कॉन्कर का ये होता है टॉप डाउन, जबकि यानी रिकर्जन बेस्ड, और डायनामिक प्रोग्रामिंग रिकर्जन बेस्ड टॉप डाउन के साथ की जा सकती है। लेकिन एक्चुअल जो जिसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, नो डाउट मैंने अभी कहा कि रिकर्जन के साथ भी अगर हम करें तो उसको डायनामिकली सॉल्व कर सकते हैं। आपको थोड़ी देर में जब हम कुछ एस्टेब्लिश कर चुके होंगे फर्क नज़र आ जाएगा जो मैं कहने लगा हूँ। लेकिन नॉर्मल वे ये होता है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग को बॉटम अप वे में सॉल्व करते हैं, बॉटम अप। अब आप सोचोगे ट्री तो इधर से बन रहा है ऐसे नीचे, बॉटम वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किया जा सकता है। और दूसरा मेन एडवांटेज आइट्रेटिव वे में किया जा सकता है लूप के जरिए, जबकि रिकर्जन तो रिकर्सिवली आप सॉल्व करें रिकर्जन के जरिए। टॉप डाउन जो आपका है वो रिकर्जन बेस्ड है, लेकिन आपका ये जो डायनामिक प्रोग्रामिंग बॉटम अप वर्जन होगा ये आप आइट्रेटिव वे में थोड़ी देर में हम स्टेप। सबसे पहला पॉइंट जो है डायनामिक प्रोग्रामिंग का, आपने रिकर्सिव प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश करनी है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये सेम वही है जैसे हम डिवाइड एंड कॉन्कर में वो ऑप्शंस नहीं कर रहे थे कि मैट्रिसेस को k = 1 पे कट करें, दो सब प्रॉब्लम बनेंगे, फिर फर्दर k = 2, k = 3। तो उसको हमने डिवाइड एंड कॉन्कर में एक इक्वेशन भी ड्राइव की थी, a1 to n, आई थिंक जनरलाइज कर दिया था, ai to j = ai to k एक सब प्रॉब्लम, दूसरा था ak + 1 to j राइट सब प्रॉब्लम। तो वो जो पूरे के पूरे सिनेरियो को हमने एक जनरलाइज करके एक इक्वेशन में कर दिया था, उसको हम कहते हैं रिकर्सिव प्रॉपर्टी।
तो सबसे पहले हम उसी तरह जो डिवाइड एंड कॉन्कर ने हमें दे दी है, जो हमने उधर देखी है, सेम उसी की बात हो रही है कि हमने रिकर्सिव प्रॉपर्टी अपने प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व करके देखना है। उसके लिए वो रेफरेंस रिलेशन बनाना है, उसको मॉडल करने के लिए। सेकंड क्या होगा स्टेप, आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कंप्यूट करना है। और थर्ड क्या होगा, आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है। तो तीन चीजें वैसे ही माइंड में रख लें, रिकर्सिव प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश करनी है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कंप्यूट करना है, और थर्ड पे बॉटम ऑफ फैशन में आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो पहली वही बात जो हमने डिवाइड एंड कॉन्कर में की थी एक दफ़ा, क्योंकि हमने नई टर्म यूज़ की है कि रिकर्सिव प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश करनी है, उसी को रिपीट कर लेते हैं कि किस तरह से हम उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में प्रॉब्लम की रेफरेंस रिलेशन बनाएं। आपके पास चेन मैट्रिक्स है 1 to n तक, आप इसका सब प्रॉब्लम स्ट्रक्चर बनाने लगे रिकर्सिवली। वही ऑप्शन है और पॉसिबल कटिंग, आप एक के ले लेते हो कट के लिए, और पॉसिबल कटिंग में एक कहते हो इसको k इक्वल टू 1 पे दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, a 1 to 1 और a 2 to n। दूसरी पॉसिबल कटिंग क्या हो सकती है सॉल्व करने के लिए, यानी इस केस में अगर देखा जाए तो दो सब प्रॉब्लम बनेंगे, a 1 to 1 ये लेफ्ट सब प्रॉब्लम, और दूसरा a 2 to n। दूसरी ये यानी इसको हम सॉल्व करेंगे ऑप्टिमली, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे ऑप्टिमली। यहाँ मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सॉल्व करेंगे ऑप्टिमली, हालांकि वो बेस है तो बेस ही ऑप्टिमल होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये एक छोटा प्रॉब्लम हो। जब दो सब प्रॉब्लम बने, दोनों सब प्रॉब्लम बिग साइज के हो सकते हैं, तो उनको फर्दर इसी जो हम इसके लिए रिकर्सिव प्रॉपर्टी बनाएंगे, उसी रिकर्सिव प्रॉपर्टी से हर एक लेफ्ट सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसलिए मैंने इधर वर्ड यूज कर रहा हूँ कि जो भी आपका लेफ्ट सब प्रॉब्लम है उसको ऑप्टिमली सॉल्व करना है, यानी अगर फर्दर डिकम्पोज हो रहा है नीचे, बेस्ट ऑप्शन को ऊपर लेते हुए ऊपर आना। इसी तरह राइट सब प्रॉब्लम को ऑप्टिमली सॉल्व करें। ये तो था k इक्वल टू 1, इसकी डीकम्पोजिशन k इक्वल टू 1 के लिए। सेकंड ऑप्शन क्या होगी, k इक्वल टू 2 पे भी आप इसको डीकम्पोज कर सकते, और पॉसिबल डीकम्पोजिशन लेनी है ना, तो पहले डीकम्पोजिशन ये, दूसरी डीकम्पोजिशन k इक्वल टू 2 पे, ये लेफ्ट सब प्रॉब्लम राइट सब प्रॉब्लम। और उसी तरह हम लेफ्ट सब प्रॉब्लम को भी 1 to 2 सॉल्व करेंगे ऑप्टिमली, और राइट सब प्रॉब्लम a 3 to n उसको भी सॉल्व करेंगे ऑप्टिमली, k इक्वल टू 3 और इसी तरह k इक्वल टू n। और लास्ट को भी उसी तरह ले लें कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक, और ये प्रॉब्लम आ जाएगा सब प्रॉब्लम n to n ऑप्टिमली। अब जब वो ऑप्टिमली सॉल्व हमने कर लिया कि लेफ्ट को भी करेंगे सॉल्व करेंगे, ये जो डीकम्पोजिशन हमारी है, तो हमने इससे एक रिकर्सिव प्रॉपर्टी रेकरेंस रिलेशन जनरेट करनी जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, यानी इसी डीकम्पोजिशन को हमने जनरलाइज करके एक इक्वेशन में ले आए। ऑल पॉसिबल कटिंग को देख सकते हैं a 1 to n, यानी सारी की सारी n मैट्रिसेस, और इसकी डीकम्पोजिशन क्या है a 1 to k हमारा ऑल पॉसिबल कटिंग थी, k इक्वल टू 1 to n, तो k 1 to k, और सेकंड है k प्लस 1 to n, और k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन n। तो देख सकते हैं k इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n माइनस 1, और इसको देख सकते हैं k इक्वल टू 1 पे ये पॉसिबल कटिंग हो जाएगी, k इक्वल टू 2 पे ये पॉसिबल आपके पास डीकम्पोजिशन, k 3 पे ये, और सारी। तो ये एक रिकर्सिव प्रॉपर्टी जो मैंने कहा था ना एस्टेब्लिश करनी है, तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मैकेनिज्म बना रहे हैं, आपने वो रिकर्सिव प्रॉपर्टी, लेकिन इसको अभी जनरलाइज नहीं हुई, ये 1 फिक्स है, ये n फिक्स है। आपको रास्ते में और सब प्रॉब्लम भी मिलेंगे जिसमें i जो इंडेक्स स्टार्टिंग है वो अदर देन 1 होगा, और जो राइट इंडेक्स है वो अदर देन n होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए तो आप इसको जनरलाइज कर दें, इसको i कर दें और इसको n कर दें, उसके अंदर ये भी सॉल्व हो जाएगा, और सब प्रॉब्लम भी उसी सिनेरियो से सॉल्व हो सकेंगे। तो आप इसको जनरलाइज करके इस तरह से लिख सकते हैं, i to j i to k पॉसिबल कटिंग के लिए, k प्लस 1 to j, और k ग्रेटर देन इक्वल टू i लेस देन j, ऑल पॉसिबल डीकम्पोजिशन। अब आपकी ना सिर्फ ये फर्स्ट लेवल की ये जो नजर आ रही है, इट मींस इसकी डीकम्पोजिशन भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकती है। अब आप कह सकते हैं कि जो पहला स्टेप था वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, कि आपने रिकर्सिव
प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश करनी है डीकम्पोजिशन की। जो मैं पहली बात की थी ना कि डायनामिकली आपने रिकर्सिव प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश करनी है, नंबर 1 वो यही है कि प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सॉल्व करने का मैकेनिज्म तो बना रहे हैं ना, तो वो हमारे पास एक सिंगल लाइन में ऑल पॉसिबल डीकम्पोजिशंस आ चुकी हैं। अभी क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में मैंने कहा हर एक प्रॉब्लम अपना एक आंसर लेके आ सकता है, ये सारी ऑप्शंस अलग अलग वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, यानी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रही हैं, लेकिन इनमें से हमने क्या निकालना है, मिनिमम। तो आप देख सकते हैं वो जो मैं बात कर रहा था ना कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो आपका ऑब्जेक्टिव मिन है, तो ना आप इनमें से ऑल पॉसिबल आंसर्स में से सारे आंसर्स आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, लेकिन आपको कौन सा उठाना है उनमें से बेस्ट। तो मैंने कहा था आपको ऑब्जेक्टिव मिन या मैक्स हो तो वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब प्रॉब्लम में जो ऑब्जेक्टिव मिन मैक्स को ये ना कहना है, मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम फाइंड आउट करने की नहीं। मसलन एक स्टूडेंट मुझे कह रहा था मैंने एरे के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, क्या ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होगा? मैंने कहा नो। क्यों? वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो तो क्वेश्चन ही ये है कि इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव जब होगा तो पॉसिबल ऑप्शंस होंगी सॉल्व करने की, उनमें से मैक्स या मेन उठाने हैं। आप फर्क समझ रहे? इनमें से आप जो बेस्ट होगा वो आप उठा लोगे। अभी आप देखिएगा, अभी हमने रिकर्सिव प्रॉपर्टी जो एस्टेब्लिश की है अभी वो कंप्लीट नहीं है, अभी सिर्फ डीकम्पोजिशन वाला स्ट्रक्चर हमने बनाया। हमने करना क्या है, हमने मल्टीप्लिकेशंस की काउंट भी निकालनी है। तो ये जो है लेफ्ट सब प्रॉब्लम, ये है राइट सब प्रॉब्लम, लेकिन ये तो देखना होगा ना कि इसकी मल्टीप्लिकेशन प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन प्लस रिजल्ट की मल्टीप्लिकेशन, हमारी मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे कैलकुलेट होगी। ये सिनेरियो बनता है इस प्रॉब्लम का कि आपको इसकी ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशंस चाहिए i to j। आपने उसको डीकम्पोज करके अभी हमने देख लिया सारी पॉसिबल ऑप्शंस, ये डीकम्पोजिशन है। अगर मैं इसको सपोज समझिए लेफ्ट सब प्रॉब्लम है तो मुझे इसकी मल्टीप्लिकेशंस चाहिए लेफ्ट सब प्रॉब्लम की, राइट इस सब प्रॉब्लम की मल्टीप्लिकेशन चाहिए और उनको मैंने सम करना है, टोटल मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये तो सम हो जाएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन प्लस इसकी, जो उनका लेफ्ट सब प्रॉब्लम का रिजल्ट होगा राइट सब प्रॉब्लम, आखिर में उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है। तो उसकी मल्टीप्लिकेशन बड़ी सिंपल है, वो अभी फिलहाल वो बाद में देखते हैं। तो हमें उसके रिजल्ट की ये डॉट उनकी मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। ये तो जस्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन है, जो भी आए अभी हमें नहीं पता कितनी मल्टीप्लिकेशन है, इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं पता कितनी है, जो भी आएगी इधर आ जाएगी, इसकी इधर आ जाएगी, उन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हमें डेफिनेटली पता होगा क्योंकि इसका ऑर्डर भी पता है और इसका ऑर्डर भी पता है। जब इन दोनों को ऑर्डर पता है, उन ऑर्डर से उनके रिजल्ट को ये डॉट आसानी से स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको आराम से मिल जाएंगी। तो ये मिलके आपको इसकी ऑप्टिमल, बल्कि इसकी ऑप्टिमल मल्टीप्लिकेशन नहीं बता रहा है, ये जस्ट टोटल मल्टीप्लिकेशन बता रहा है। हमें ऑप्टिमल लेना है, तो ऑप्टिमल लेने के लिए कुछ और चेंज करेंगे हम इस फॉर्मूले में। ये तो मैंने सारी पॉसिबल ऑप्शन जब के लिया, इधर सारी डीकम्पोजिशन इसके अंदर कवर कर दी, लेकिन उनमें से निकालनी कौन सी है? के डिफरेंट वर्जन होंगे, के इक्वल टू 1 का अलग से फॉर्मूला होगा। के इक्वल टू 1 पता क्या होगा? अगर ये 1 और 4 है, ये क्या होगा? 1 1 2 4 1 1 और ये इस तरह से करके इनके रिजल्ट। और इसी के अंदर के इक्वल टू 2 भी इधर आएगी, वो कॉमा लगा के सेकेंड ऑप्शन होगी, फिर के इक्वल टू 2 कॉमा लगा के थर्ड ऑप्शन। तो इट मींस अगर के 1 2 3 है तो इधर आंसर पता कितने आ रहे होंगे? एक आंसर के इक्वल टू 1 के लिए, एक आंसर के इक्वल टू 2 के लिए और एक आंसर के इक्वल टू 3 के लिए। और उनमें से हमने उठाना कौन सा है? ऑप्टिमाइज करके मिनिमम। इट मींस इधर मिन लगाना। तो ये जो सिनेरियो हमने पहले बनाया था कि प्रॉब्लम इस तरह से डीकम्पोज होके ऑल पॉसिबल डीकम्पोजिशन हमने जनरेट कर ली थी। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा तो काम है मल्टीप्लिकेशन को काउंट करना। तो हमारा सिनेरियो जो बनता है, इसकी मल्टीप्लिकेशन देखनी है,
इसकी मल्टीप्लिकेशन प्लस इसकी प्लस रिजल्ट की, और उसके साथ ऑल पॉसिबल कटिंग को के हमने वेरी कर दिया, जितने इधर पॉसिबल ऑप्शन आएंगे हमने उसमें से मेन लेने। अब कह सकते हैं कि हमने जो रिकर्सिव प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश की है, हमने उसकी रेकरेंस रिलेशन भी बना ली है, प्रॉब्लम को मॉडल कर लिया है हमने। बेस कंडीशन इसकी रहती है, बेस कंडीशन क्या होगी, सिंगल मैट्रिक्स। तो आप उसको लिख सकते हैं ये मैंने उधर वैसे आप पता क्या कर रहे हैं इनके लिए ना, आप क्योंकि ये जो हमने मल्टीपल काउंट करनी है तो बैक पे 2D टेबल चाहिए हमें। तो 2D टेबल के लिए हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, m टेबल क्रिएट करेंगे, ij ये वाला इंडेक्स उस पूरे टेबल का होगा। उसमें क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन नीडेड टू कंप्यूट aij, आपकी मेन चेन को। और इसमें जो मल्टीप्लिकेशन आएंगी इसकी, उसको हम mik कह देंगे, इस मल्टीप्लिकेशन को हम mk+1j कह देंगे। और ये जो रिजल्ट है इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे कैलकुलेट होगी, जस्ट उसके ऑर्डर से। अभी ऑर्डर का सिनेरियो देख लें। ये मैंने एक छोटा सा सिनेरियो लिया, ये 3 मैट्रिसेस k = 3 कट लगाया, 2 सब प्रॉब्लम आपके हो गए। ये आपकी बन गई mik और ये आपकी क्या बन जाएगी mk+1 to j। और माइंड में रखें इनके ऑर्डर और इसके ऑर्डर कैसे होंगे। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर पता होगा, 3 जो मैट्रिक्स हैं इसका ऑर्डर कैसे गैस कर सकते हैं, इसका ऑर्डर पता कैसे निकलता है। मैंने हर मैट्रिक्स को का ऑर्डर को p से शो कर दिया है, यानी A1 का जो ऑर्डर है P0 P1। ये P0 पता क्यों लिया, अगर 4 मैट्रिसेस हैं उनके ऑर्डर्स को यूनिक वे में 1+ एलिमेंट चाहिए होगा, यानी 4 मैट्रिसेस हैं तो 5 एलिमेंट के एरे में उनके ऑर्डर्स को स्टोर किया जा सकता है। और समझ लीजिए 1 सेल एक्स्ट्रा चाहिए होगा ऑर्डर के लिए, तो इसलिए मैंने जब आपके n तक है तो P0 एक एक्स्ट्रा ले लिया। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसको हम कह देते हैं, ये P भी एक एरे होगा जहां हम ऑर्डर स्टोर करवा सकते हैं। तो फिलहाल हम कह सकते हैं A1 है, P0 P1 उसका ऑर्डर है, A2 P1 P2 कंसेक्यूटिव ले लें, इसका ऑर्डर P2 P3, इसी तरह हम सारे ऑर्डर्स लिख सकते हैं। अब अगर आपके पास ये इस तरह से ऑर्डर्स गिवन है, ये वही है जो ऑर्डर्स गिवन होते थे, अगर ये गिवन है तो आप तीनों का अगर मैं ऑर्डर चाहूँ, मल्टीपल बाद में छोड़ दें, मुझे सिर्फ इसका ऑर्डर चाहिए 3 मैट्रिसेस का। बड़ा आसान है, इस चेन का पहली मैट्रिक्स का स्टार्टिंग ऑर्डर ले लें और इसका लास्ट ऑर्डर ले लें। तो आप कहने का मकसद ये है, अगर 1 से 3 है तो आपको पता होगा 1 से एक स्टेप पीछे जाना है, आपने P0 को इन्वॉल्व करना है, एक ऑर्डर एक्स्ट्रा आएगा। तो 1 से 3 को आप कह लें ऑर्डर P0 P3, ये इसके रिजल्ट का ऑर्डर आएगा। अगर ये चेन बड़ी भी होगी ऐसी होगा, 5 मैट्रिसेस है ना, P0 P5 P0 / P5। इसको देखें, ये देखें 4 to n है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 से एक पीछे P3 to Pn। अब मेरे पास, अब आप इसका ऑर्डर बता सकते हैं, ik इससे एक पीछे Pi-1 by k+1 है, Pk by Pj। तो बड़ी, और ये जो ऑर्डर मिल गए इनकी मल्टीप्लिकेशन तो बड़ी आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिएगा Pi-1 Pk, क्लियर हो गया पॉइंट। और नेक्स्ट Pk into Pj। तो अब मुझे ये बताएं, इसकी मल्टीप्लिकेशन तो कोई इश्यू नहीं है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है Pi-1 मल्टीप्लाई बाय Pk मल्टीप्लाई बाय Pj। ये तो मल्टीप्लिकेशन सीधी सीधी कैलकुलेट हो रही है ना। तो मैंने कहा था अगर आपको 2 मैट्रिसेस के ऑर्डर मौजूद हो तो उनके ऑर्डर से आप उनकी रिजल्ट की मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करो। आप समझ लें ये एक लेफ्ट पूरी मैट्रिक्स सॉल्व हो चुकी है, डेटा के साथ ऑर्डर मौजूद है आपका, ये भी सॉल्व हो चुकी है, ऑर्डर के साथ ऑर्डर मौजूद है, उनका रिजल्ट तो मल्टीप्लिकेशन इनसाइड आप देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम MIK से डिनोट कर देते हैं। अब मैं एक्चुअल रेफरेंस रिलेशन बनाने लगा हूँ जो रिकर्सिव प्रॉपर्टी से एस्टेब्लिश की। इसको मैंने
के प्रॉब्लम कह दिया, इसको मैंने एम के प्लस 1 जे कह दिया, और ये मैं अभी सीधा सीधा इसका आंसर लिख सकता हूँ। इस इधर क्या आएगा, प्लस पी आई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई पी के मल्टीप्लाइड बाई पी जे। तो आपका रेकन्सिलेशन आपकी बिल्ड हो जाएगी। ये बनेगा, ये वाला मैंने कैलकुलेट करके भी दिखा दिया, इसका आंसर हमें डायरेक्ट पता है। दूसरे सब प्रॉब्लम है उनका नहीं पता, उनको तो हमने सब प्रॉब्लम वाइज ही लिखना है। तो ये आपका आंसर किस तरह से एस्टेब्लिश होगा, ये आपकी एक्चुअल ये जो एस्टेब्लिश की थी ना आपने रिकर्सिव प्रॉपर्टी, अब वो कैलकुलेशन की फॉर्म में आ गई है। कैलकुलेशन की फॉर्म में क्या है, एम आई जे, आई जे की एक चेन है, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है इस टेबल में स्टोर होगी। कैसे स्टोर होगी, लेफ्ट सब प्रॉब्लम एम आई के प्लस एम के प्लस 1 जे प्लस ये जो रिजल्ट है ये, और इसके साथ आपने मिन और के आई फ्रॉम आई से जे तक, और ये कंडीशन पता किसके लिए है, आई ग्रेटर देन के के लिए। आपकी बेस कंडीशन भी जनरेट करनी है। बेस कंडीशन हमारी क्या होगी, एक ही मैट्रिक्स होगी, वो जब रोज और कॉलम डायगोनल नहीं बन रहा होता, 1 1 2 2 3 3 4 4, अगर 2D टेबल नहीं, उसको हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एम आई जे, अगर आई और जे इक्वल होंगे तो ये 1 1 हो सकती है, 2 2 3 3 4 4, एक मैट्रिक्स को शो करेगी ना। तो एक मैट्रिक्स के लिए तो मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं होगी, 0। तो ये दो, यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने रिकर्सिव प्रॉपर्टी भी इस्टेब्लिश कर ली और उसको उसकी रेकन्सिलेशन भी जनरेट कर ली। अब अगले स्टेप पे हम जा सकते हैं, हम अब कंप्यूट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप क्या था, ऑप्टिमल कंप्यूट करना है ऑप्टिमल वैल्यू को। ये समझ लें पहले स्टेप का आंसर। रेकन्सिलेशन, मैंने कहा था ना, रेकन्सिलेशन दो तरह से यूज होती है, एक प्रॉब्लम को मॉडल करने के लिए, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। ये प्रॉब्लम का मॉडल आप देख सकते हैं, पूरा प्रॉब्लम आपका 6 मैट्रिसेस ले जाए, 100 मैट्रिसेस की चेन ले, इस फॉर्मूले से सॉल्व हो सकती है। तो ये रेकन्सिलेशन चेन मैट्रिक्स चेन प्रॉब्लम को इसने मॉडल कर लिया, सॉल्व कर लिया। रिकर्सिव डेफिनेशन इसको बोलते हैं। अब हम आते हैं, अच्छा एक और माइंड में रखिएगा, डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक सेकंड नेम। आप डायनामिक प्रोग्रामिंग जहां भी वर्ड सुनेंगे, एक तो आएगा बॉटम अप वे में ये सॉल्व होती है, बॉटम अप टेक्निक भी कहते हैं इसको। एक चीज कहीं और ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, टेबल ड्रिवन टेक्निक। तो टेबल ड्रिवन एक्चुअली ये सारा काम जो ऑप्टिमाइजेशन का हमने डिफरेंट ऑप्शन है, उससे बेस्ट ऑप्शन कहानी है, उसके लिए हम एम टेबल नहीं बनाया हुआ, एम आई जे। ये टेबल आपकी इनपुट से अलग है। एक तो इनपुट के लिए टेबल चाहिए होता है ना, कि सॉरी इनपुट को स्टोर करना होता है आपने, वो तो इनपुट की रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेबल चाहिए आपको। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपको स्टोरेज चाहिए, आप समझ लें डायनामिक प्रोग्रामिंग को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए, और एक टेबल होगा, 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, डिपेंड करता है प्रॉब्लम। तो इसमें हमें 2D टेबल चाहिए अपनी वो ऑप्टिमाइजेशन के जो रिजल्ट्स हैं उनको, उनकी ट्रैकिंग के लिए। तो इसलिए इस डायनामिक प्रोग्रामिंग को टेबल ड्रिवन टेक्निक भी कहते हैं। एक प्रॉब्लम और करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैक पे टेबल हमें हेल्प कर रहा होगा। इसमें आपको नजर आ जाएगा कि अगर ये टेबल ना होगा तो ये टेबल ही है जिसने एक्सपोनेंशियल से निकाल के उसको पॉलिनोमियल बनाना है। तो जस्ट एक सेविंग स्टाइल लेके आप उस प्रॉब्लम को उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व करते हैं। दो किस्म के टेबल लेंगे, एक और टेबल होगा, एक तो टेबल है जिसमें मल्टीप्लिकेशन हम स्टोर करवाएंगे, और एक टेबल होगा, देखिए के की ऑप्शन है आपके पास, k = 1, k = 2, k = 3, उनमें से कोई एक बेस्ट होगी ना। अगर सब प्रॉब्लम की फेज में उनमें से 3 ऑप्शन में से एक बेस्ट है, उस k को भी स्टोर करवाना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 मैट्रिसेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा k है, क्या A1, A2, A3 को A1 पे कट लगाना है या A2 पे कट लगाना है, उनमें से कौन सी मल्टीप्लिकेशन मिनिमम होगी। तो 2 टेबल बनेंगे, एक में मल्टीप्लिकेशन स्टोर होगी और एक में ये स्टोर करेंगे कि मिनिमम मल्टीप्लिकेशन किस डिकम्पोजिशन पे आ रही है, k की वैल्यू क्या है। तो आगे जाके ये आपको ना उसको हम
जिस तरह एम टेबल बनाएंगे साथ ही एस टेबल बनाएंगे। जैसे ही मैं सेकंड प्रॉब्लम सेकंड स्टेप सॉल्व करूंगा आपको इसकी भी समझ आ जाएगी, इसकी भी समझ आ जाएगी, ये जो मैं भी बात कर रहा हूँ। जी असल में मैंने कहा था एक और चीज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग मैंने कहा टॉप डाउन से भी सॉल्व हो सकती है। देखिए बैक पे अगर हम टेबल रख लें, मैं इस ऑप्शन को जब सॉल्व कर रहा हूं हर जगह पे देखिए 1 से 4 आप 4x4 का टेबल बना सकते हैं, 2D टेबल। तो 2D टेबल में आप इन ऑप्शंस को रिकर्जन के जरिए सॉल्व करें, जो जो बेस्ट आंसर आता है बैक पे टेबल दो टेबल में स्टोर करते जाएं। तो आप टॉप डाउन के जरिए भी इस प्रॉब्लम को एसिम्प्टोटिकली n क्यूब टाइम पे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा नेचुरल वे क्या है डायनामिक प्रोग्राम का, नेचुरल वे है बॉटम अप। अब बॉटम अप सिनेरियो के लिए ये डिकम्पोजिशन सामने पिक्चर होनी चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें जो रिडंडेंट पार्ट नहीं आ रहा, सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग, मैंने उसको खत्म करना है। प्रॉब्लम को एक सब प्रॉब्लम को एक दफा ही सॉल्व करना है ना, तो डिवाइड एंड कॉन्कर में उसको रिपीटेडली सॉल्व किया जा रहा था। तो उसको अगर मैं सिनेरियो को यूनिक बनाऊं, यानी मैं कहूं कि जी जो सब प्रॉब्लम एक दफा सॉल्व कर लिया गया पीछे टेबल में स्टोर कर लेंगे उसका आंसर, नेक्स्ट अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो रिजल्ट फेच कर लेंगे। यही एसेंस है डायनामिक प्रोग्रामिंग का। डिवाइड एंड कॉन्कर से अगर उसको निकालें, अगर वो चॉइसेस का प्रॉब्लम कि आपका वो चॉइसेस का प्रॉब्लम है, रिकर्जन तो ट्रैकिंग नहीं करने दे रही, लेकिन अगर रिकर्जन के साथ ही आप इसका ट्रैक मेंटेन कर लें कि ऑप्टिमल आंसर्स को m टेबल में स्टोर करवा दें मल्टीप्लिकेशन, और s टेबल में उसकी k की वैल्यू स्टोर करवा दें, तो टॉप डाउन के साथ भी डायनेमिक प्रॉब्लम, इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही कहेंगे। क्यों? डायनेमिक प्रोग्रामिंग सिर्फ एक चीज का नाम है, आप जो सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग है उसके लिए आप बैक पे एक टेबल रख के उस ओवरलैपिंग को हटा दें, मतलब सेव कर लें उस रिजल्ट को, और जब सेकंड रेपिटेशन में उसका रिजल्ट आता है तो फेच करके यूज कर लें। इतना सा काम है। तो अगर आप इस तरह से इसी सिनेरियो में कर लेते हैं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेबल ड्रिवन है, बैक पर टेबल ले इसकी भी देखिए मैंने इधर ये सॉल्व किया, सॉल्व करके टेबल में स्टोर कर दिया, दोबारा कॉल आएगी तो मैं उसको एक्सपेंड नहीं करूंगा, रिकर्जन की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, टेबल से रिजल्ट फेच करने, उठा लेने, एक्सपेंशन खत्म, आगे चले जाए। अब खुद देखिए ये 1-4 है, अगर 100 हो और 170 की कॉल हो, 170 की 3-4 जगहों पे 170 की कॉल हो, और एक कॉल कितना टाइम लेगी वो अगर आप सेव कर लिया, सेव करके 170 की दोबारा कॉल आएगी, आपको पूरे के पूरी सब ट्री, एक बुशी सब ट्री की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, जस्ट रिजल्ट फेच करें। तो ये बिग ओ एन क्यू पे टॉप डाउन में, लेकिन नेचुरल वे कौन सा है वो हम आप सीखने लगे हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्योर जो वर्जन है वो ये है, मुझे इधर देखना है बॉटम अप में, टॉप डाउन होता है 1-4 से नीचे कहां तक जाने, बेस केसेस तक, और बॉटम अप क्या होगा, बेस केसेस से ऊपर आने। तो आप बताएं आपके सामने प्रॉब्लम है, बेस केसेस गिने जा सकते हैं, रेपिटेशंस को छोड़ दें, A11 सिंगल मैट्रिक्स बेस केस है ना, A11 2-2 3-3 4-4, बॉटम लेयर इसकी बना दी, उसके ऊपर क्या कौन सी लेयर आएगी, दो मैट्रिसेस की, 1-2 2-3 3-4, ये लेयर आएगी 2-2 मैट्रिक्स, उससे ऊपर। तो अब मैं इस, यानी जब आपने ये सिनेरियो देख लिया और आपको सीक्वेंस डिटरमिन करनी है, बॉटम अप सीक्वेंस डिटरमिन कर ली, जस्ट लूप के साथ ये काम हो जाए। और बॉटम अप सीक्वेंस अभी देखिएगा मैं कैसे डिटरमिन करता हूं। बॉटम केस सेम वही ट्री होगा, कोई चीज सिर्फ रेपिटेशन को अवॉइड करेंगे। 2-2 मैट्रिसेस, और 2-2 मैट्रिसेस सॉल्व पता कैसे होंगी, ये 3-3 1-3 2-4, आपकी पॉसिबल ऑप्शन यही बनेगी ना, 1-3 और 2-4, और लास्ट पे क्या है 1-4। और देखें वो जो जितने पॉसिबल केसेस थे, इस देखिए सारी रेपिटेशन निकल गई, ये डबल नहीं यूनिक वे में आ गई।
अब ये सॉल्व कैसे होंगी? आपको फॉर्मूला तो पता है, ए के साथ भी पता है, एम के साथ भी पता है। ए के साथ है आई जे आई के प्लस 1 जे, यही था ना। अब देखें 1 2 के साथ क्या होगा? 1 2 के साथ क्या होगा? 1 1 2 2, ये नहीं ब्रांच इसकी बनेगी, यही बनेगी। दूसरे की क्या होगी? 2 2 3 3। फॉर्मूला आपके माइंड में वही होना चाहिए मेन। इसकी क्या बनेगी? इसकी क्या बनेगी? जरा गौर करें, यहां पे के 2 हैं, 1 1 2 3, और दूसरा केस क्या है? 1 2 3 3। के इक्वल टू 1 पहले लें, जब के इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 1 2 3, और जब के 2 लेंगे तो 1 2, क्योंकि आई के प्लस 1 जे है, तो 1 2 3 3। तो ये देखें, आप माइंड में रखिए, टेबल में जब आप ये चीज स्टोर करवा चुके हैं, जब ये करेंगे तो इसमें ऑप्टिमल रिजल्ट ही आएगा ना। और जब इधर इसकी बारी आएगी, एक तो के की ये ऑप्शन है, देखें बॉटम मौजूद है, ऑलरेडी टेबल में स्टोर्ड है। आपकी ऑप्शन है 1 1 2 3। आप ये पहले सॉल्व करके टेबल में स्टोर करवा चुके हो, ये भी सॉल्व करके स्टोर करवा चुके हो। जब इसकी बारी आई है, इसने टेबल से ऑप्टिमल, देखें ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर भी नजर आएगा। जब मैंने ये स्टोर करवाया था, ऑप्टिमल रिजल्ट है ना टेबल में, सिंगल सिंगल मैट्रिक्स। जब मैं 2 मैट्रिक्स है, ये भी ऑप्टिमल रिजल्ट ही आएंगे। अब इधर क्या करने, ये इससे दोनों को ऐड करेंगे, फिर वो आगे जो फॉर्मूला बताया था, तो आपके पास एक ऑप्शन कैलकुलेट हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी ऑप्शन 1 2। अब आप मैंने कलर स्कीम देखें, आप जब ये प्रॉब्लम लोगे तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टोर्ड है, 0 होंगी, इसकी कुछ ना कुछ होंगी, ये मल्टीप्लिकेशन प्लस दिस प्लस उनके रिजल्ट की मल्टीप्लिकेशन, ये केस कैलकुलेट हो गया। फिर आपके पास 1 2 ऑप्टिमल रिजल्ट पड़ा हुआ है टेबल से, उनसे उठाएंगे, दूसरा इधर से उठाएंगे और उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये रिजल्ट भी आएगा, ये भी। इनमें से जो बेस्ट है वो इस सेल के अंदर टेबल में बैंक 3 इंडेक्स पे स्टोर करवा देंगे। तो सब प्रॉब्लम ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी भी नजर आ रहा है कि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो इसके अंदर बॉटम से ऑप्टिमल रिजल्ट ही इधर मैं चोर कर रहा हूं। अब इसकी डीकंपोजिशन 2 2 3 4 और 2 3 4 4, दोनों के देखें, इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंदर जो भी सब प्रॉब्लम है उसमें ऑप्टिमल रिजल्ट ही टेबल से उठा रहे हैं। टेबल का मतलब ये है कि ऑप्टिमल रिजल्ट पड़ेंगे। जब उठा रहे हैं दोनों रिजल्ट इधर आ जाएंगे, इसका रिजल्ट स्टोर करने से पहले उन दोनों में से अच्छा आंसर लेके इसमें स्टोर करवा दें। तो अब इसमें भी ऑप्टिमल रिजल्ट पड़ा है, इसमें भी ऑप्टिमल रिजल्ट पड़ा है। आगे लास्ट 1 4 1 1, 3 कंपोजिशन रिकंपोजिशन 1 1 2 4, ये आई जे है 1 1 1 2 4। आप देखिए 1 1 भी मैंने ऑप्टिमल वे में स्टोर करवाया, 2 4 अभी ऑप्टिमल वे में स्टोर हो चुका हुआ है। इन दोनों को इसकी मल्टीप्लिकेशन इसकी मल्टीप्लिकेशन उठा के ऐड करें, उनके रिजल्ट की भी कैलकुलेट करें, और एक ऑप्शन हमारे पास केस k इक्वल टू 1 आ गया। k इक्वल टू 2 क्या है? 1 2 3 4। ऑप्टिमल रिजल्ट उठाएं, नया केस कैलकुलेट करके इधर प्लेस कर दें। 1 3 4 4, 3 रिजल्ट आ गए। तीनों रिजल्ट अपने अपने सब प्रॉब्लम्स, नीचे जो उसके सब प्रॉब्लम्स हैं ऑप्टिमल रिजल्ट उठा के हैं। तो मैं कह सकता हूं ये जो रेड लाइन है रिजल्ट है, नीचे ऑप्टिमल आंसर्स को लेके मैच्योर हुआ। जो अब ब्लू है ऑप्टिमल रिजल्ट्स को टेबल से उठा के, और जो ग्रीन है ऑप्टिमल रिजल्ट। अब इन तीनों में से साफ नजर आ रहा है इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन उठा के आप इसमें स्टोर करवा दें। तो जब मैं इसमें ऑप्टिमल रिजल्ट उठा रहा हूं, उनमें से जिनको मैं चेक कर रहा हूं कि इनमें से कौन सा बेस्ट आंसर, हर आंसर ऑप्टिमल वे में सॉल्व हुआ है, और उनमें से मेरी आंखें देख रही हैं इनमें से कौन सा बेस्ट है, उसको मैं इसके अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। आई थिंक आपको ये जो सब प्रॉब्लम ग्राफ बनाया, ये बॉटम अप, अब आप लूप लगा के उस टेबल को फिल कर सकते हो। किसमें पहला लूप लगेगा कि वो इसको स्टोर कर ले, दूसरा
ये असल में टेबल का डायगोनल बनेगा और यही हम अभी करने जा रहे हैं। लेकिन